बिल्ला ट्रकावाला ने एक दफा तीफी भट्ट को अपने डेरे पर भी बुलवाया। अमीर बलाज और तीफी भट्ट ग्रुप के दरमियान सुलह की बात चल पड़ी। सुलह के लिए 50 करोड़ रुपया कसास ना तीफी भट्ट के लिए मैटर करता है और ना ये रकम अमीर बलाज की फैमिली के लिए मैटर करती है। जितने भी इस पर टीपू ट्रकावाला पे अटैक हुए हैं ना, अकेला तीफी भट्ट मुलजम डिक्लेयर हुआ है। अमीर बलाज जो कत्ल हुआ है, आप मेरे से लिखवा लें, गोगी भट्ट इसमें बेगुनाह साबित होगा। अमीर बलाज के कत्ल के बाद उसकी वालदा ने प्लान किया है कि वो अपने बच्चों को लेके अब्रॉड शिफ्ट हो जाए। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में नाज़रीन हाजिर हूँ। अमीर बलाज कत्ल केस से ही शुरू करेंगे। उसकी वजह ये है कि उसके बाद फिर पै दर पै कत्लों का हो जाना, ये भी एक अलमिए की बात है। एहसन शाह पुलिस मुकाबले में मारा जाता है, अपने भाई की फायरिंग से मारा जाता है। फिर मरूफ तीफी भट्ट यानी कि ख्वाजा तरीफ गुलशन के बहनोई जवेद भट्ट का एक ऐसी जगह के ऊपर कत्ल हो जाना जहाँ पे दुनिया की VVIPs का गुज़र होता है, हत्ता कि क्रिकेट टीम्स भी वहाँ से गुज़रती हैं और दिन दिहाड़े अपनी अहलिया के साथ अपने बेटे के बच्चों को जब लेने के लिए जाते हैं तो उनको गोलियों के साथ भून दिया जाता है। ये कब से दुश्मनी चली, ये दुश्मनी कहाँ तक जाएगी, इस दुश्मनी में दुश्मनदार बड़ा घराना कौन था और इस दुश्मनी को कायम रखने के लिए ख्वाहिशां कौन रहा, ये सारा कुछ जानेंगे। मरूफ क्राइम रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आमिर मिर्ज़ा, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तमाम बड़ी अखबारों में काम कर चुके हैं, तमाम बड़े चैनल्स के अंदर उन्होंने अपने फ़न का लोहा मनवाया है और अंडरवर्ल्ड की दुनिया के ऊपर इन्होंने इतना काम किया है कि अगर साबका हिस्ट्री को देखा जाए तो बहुत सारे फुल पेज फीचर्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे आपको इनके नज़र आएंगे। क्राइम कहाँ से चलता है, क्राइम अपनी शिद्दत कहाँ पकड़ता है, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं और ये अमन का गहवारा जो कभी शहर हुआ करता था, आज ये अंडरवर्ल्ड के लोगों का एक बड़ा हिस्सा क्यों बन चुका है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका। आमिर भाई, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता हकीकत क्या है, ये दो ख़ानदान कितना असर रसूख रखते हैं कि इस वक्त पूरे लाहौर को तिगनी का नाच नचाया हुआ है इन्होंने। इसमें तिगनी का नाच नचाने वाली कोई बात नहीं है। ये सिलसिला कोई अब का नहीं है, एक 30-35 साल पुराना सिलसिला चल रहा है इन दोनों ख़ानदानों में जो दुश्मनी का सिलसिला है। ये सिलसिला शुरू होता है टीपू ट्रकावाला के बाप बिल्ला ट्रकावाला के मर्डर के बाद। बिल्कुल ठीक है। शफीक उर्फ बाबा और हनीफ उर्फ हनीफा दो भाई हुआ करते थे, टॉप 10 इश्तिहारी थे रहे हैं वो। बोला सुनहरा ग्रुप के साथ उनका ताल्लुक था। ये बिल्ला ट्रकावाला के गनमैन होते थे। बिल्ले का जो बेटा टीपू ट्रकावाला था उनके साथ इसकी दोस्ती होती थी बहुत ज़्यादा। इनसे को मर्डर हो जाते हैं अकबरी गेट में। एक अमीरुद्दीन तारावाला और एक बंदा और मर्डर होता है। उनकी FIR दर्ज होती है हनीफ, शफीक, बाबा, हनीफा और टीपू के ऊपर। बिल्कुल ठीक। FIR जब दर्ज होती है तो उसके बाद बिल्ला ट्रकावाला जो है वो अपने बेटे टीपू को उस FIR में से निकलवा लेता नाम। बिल्कुल। और उन दोनों को उनके हाल पे छोड़ देता है, पैरवी नहीं करता उनकी। अब इस चीज़ का उनको रंज होता है कि बंदे जिस वजह से भी कत्ल हुए, जिसने भी कत्ल किए, एक इकट्ठे FIR सब पे दर्ज हुई है। तो बिल्ले ट्रकावाला ने अपने बेटे को छुड़वा लिया, बचा लिया उस FIR से और हमें फंसा दिया, हमें बेआसरा छोड़ दिया उसने। अब उस चीज़ का उनको रंज था। उस रंजिश की बिना पर शफीक उर्फ बाबा, हनीफ उर्फ हनीफा जो है वो बिल्ला ट्रकावाला को कत्ल कर देते हैं अपने दीगर इश्तिहारी साथियों के साथ मिलके। ठीक हो गया। वहीं पे ट्रक अड्डे में। अब उस कत्ल के बाद ये गालिबन कौन सा दौर था? ये कुछ 93 से पहले की बात है। 93 से पहले की बात। उससे पहले की बात है। अब बिल्ला ट्रकावाला का कत्ल के बाद ये भाग जाते हैं सारे। बोला सुनहरा ग्रुप होता है एक बड़ा मशहूर उस दौर में, हुमायूं गुजर वगैरह, नाजी भट्ट वगैरह होते हैं। ये टॉप 10 होते थे ये उस दौर में। मतलब उस दौर के ये टॉप 10 इतने ख़तरनाक होते थे, इनकी दहशत इतनी होती थी जैसे कि आज के दौर में आप जो हमारे अपना
मजहबी सेक्टेरियन ले लें आप, जैसे मतलब उस टाइम में इनकी इतनी दहशत हुआ करती थी, अच्छा, मतलब लोग डरते थे इनसे, इनके नाम से आप डरा करते शहर थे। का इन्हें मिलिटेंट विंग कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसी समझिए ओके, आप। शहर का क्यों, पंजाब का, क्योंकि वो अच्छा, भोला सुनियारा ग्रुप सियालकोट से ताल्लुक था ठीक उनका। है। ठीक है, ये इधर से लाहौर से थे, ऐसे किसी दूसरे शहरों से भी कोई लोग थे, आजम भट्ट वगैरह, मुनाजर अली शाह, मतलब कि एक इनका ना बड़ा मुनज्जम सा एक गैंग होता था या इनका। अब बिल्ला टरका वाला के कत्ल के बाद अब जो इश्तिहारी होता है ना, जो मफरूर हो जाता है, उसको किसी ना किसी की पनाह में जाना होता है, बिल्कुल ठीक, उसको रहने के लिए जगह भी चाहिए होती है, उसको खर्चे के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। बिल्कुल ठीक। अब किसी ने उसके बाद इनका शफीक बाबा नीफे वगैरह का राब्ता करवाया तीफी भट्ट वगैरह से। ठीक हो गया। ठीक है, गोगी भट्ट तीफी भट्ट वगैरह से इनके साथ राब्ता करवाया। तब तक बिल्ले ट्रका का तीफी भट्ट के साथ कोई दुश्मनी का? इससे पहले बिल्ला टरका वाला और तीफी भट्ट, उनके दरमियान एक दो मामला पे चपलिश चली थी। अच्छा, एक तो वो कोई लड़के उधर ग्वालबंडी के थे, इधर से इनके पहलवानों के कोई लड़के थे, वो क्रिकेट खेलने पे कोई झगड़ा हुआ था, लेकिन वो उनकी सुलह शुलह हो गई थी। ओके, उसके बाद फिर कोई एक प्रॉपर्टी थी, कोई शॉप थी, उस हवाले से भी इनका कुछ आपस रूटीन की में लड़ाइयाँ होती थी। वो मामला इनके सेटल डाउन हो गए। उसके बाद बिल्ला टरका वाला ने एक दफा तीफी भट्ट को अपने डेरे पर भी बुलवाया, दावत भी की उनकी, वो गए भी, अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिले, वक्त गुजरा। लेकिन जब ये कत्ल हो जाता है, उसके बाद हनीफा वगैरह उनके राब्ते में आते हैं, ठीक है, तो टीपू ट्रका वाला के जो हमायती पुलिस अफसरान कह लो, उसके बाप के दोस्त, दौर के दोस्त जो थे वो कह लो, या उसके बाप के दोस्त बाप जो थे, उसके फैमिली के कुछ बुजुर्ग, खासकर खवातीन फैमिली के कुछ थी, अच्छा, वो उसको करीबी अजीज करीबी रिश्तेदार। अजीज, वो टीपू को कहती थी कि तेरे वालिद को कत्ल करवाने में ये तीफी भट्ट वगैरह शामिल है, सही, तो इनसे सुलह नहीं करनी हमने। यानी उनको चरती दिया करते थे। वो 90s में सुलह की भी बातचीत चलती रही, सुलह की भी कोशिशें होती रही हैं, लेकिन कुछ यही चीजें को मतलब कि जैसे लोग किसी को टेक देते हैं ना, भड़काना, किसी को उकसाना, उठाना, तो वो बातें करते थे कि नहीं यार ये ऐसे नहीं, ऐसे तेरे प्यो दे कातल है ने ते अंजे ते फलां है, तेरे पल्ले कुछ नहीं रहंदा, तू शहरदार है, तू पहलवान है, सही, तू को पैसे वालों घाटे उन्होंने कोलों, मतलब इस किस्म की गुफ्तगू करके ना उसको जिससे उन्होंने उठा के इंतशार रखना, पैदा इंतशार हो, पैदा जिसमें कर, वो सुलह नहीं होने दी उन्होंने। उस टाइम इनके मामला इसी तरह चलते रहे। वो चलते चलते फिर एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को मारने मराने तक आ गए। वो टीपू परिवान अदल में हमला हुआ, उसकी एफआईआर गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, मलक एहसान, आबद बॉक्सर के ऊपर दर्ज हुई। जी जी, आबद बॉक्सर ने, मलक एहसान ने जेल भी काटी उस सिलसिले में। जी, मतलब किसान। फिर उसके बाद एफआईआर से फारिग हुए, क्लियर हुए, ये फिर आके बैठ गए यहाँ उसमें पे मेरे ख्याल में वापस। टीपू पहलवान के 10 बंदों का नुकसान भी हुआ। वो 4 लोग, उसमें मेरे ख्याल के 5 लोग मर्डर हुए थे उसमें। मर्डर टीपू हुए थे। जख्मी भी हुआ था, शदीद जख्मी हुआ था, वो कई दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा, फिर हॉस्पिटल के बाद वापस घर आ गया अपने। लेकिन कुछ अर्सा फिर ये लोग भागे रहे, दुबई रहे, मफरूर रहे हैं, उसके बाद आके क्लियर होके आगे फिर अपने घरों में बैठ गए हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये सिलसिला ना इनका चलता रहा, जिसका जहां दाव लगता था ना, वो अपना दाव खेलता था इस दुश्मनी में। मुकम्मल तौर पे नजरें गाड़ रखी थी एक दूसरे के ऊपर। टीपू का जहाँ कहीं दाव लगता था, वो इन पे भट्ट ग्रुप के जो थे, तीफी भट्ट वगैरह, इन पे झूठी एफआईआर दर्ज करवा देनी। जैसे मलक पार्क में मर्डर हुए थे, ईद मिलादुन नबी जी हाँ, पे कुछ 6-7 लोग मर्डर हुए थे, कुछ 25-30 लोग जख्मी हुए थे। जख्मी हुए थे। वो ताहिर प्रिंस एक होता था अपना, वो भी टॉप 10 था, वो मतलब कि स्टूडेंट लीडर रहा है स्टूडेंट किसी लीडर टाइम रहा है। में, उसको भी पुलिस जिसे एनकाउंटर, अबरार शाह ने पुलिस इनकाउंटर एनकाउंटर किया। में मारा था। अबरार शाह ने, आबद बॉक्सर पे भी इल्जाम जी लगता जी, रहा आबद कि जी बॉक्सर। उसने मारा उसको। जी जी, तो अब वो खैर एक अलग कहानी है, अलग स्टोरी है वो तो। अब उस वो जो मर्डर ईद मिलादुन नबी पे हुए थे ना, अब उन मर्डर की एफआईआर टीपू ने दर्ज करवा दी तीफी भट्ट वगैरह पर। बिल्कुल ठीक है। हालांकि इनका उस वकूए से कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो तीफी लोगों का ताहिर प्रिंस की दुश्मनी थी, ये जो दाता दरबार के मजावर मियां गुड्डू मजावर थे, वगैरह थे ना, बिल्कुल उनके बिल्कुल साथ दुश्मनी थी। बिल्कुल सही, वो अब रिकॉल हो गया। टीपू का ताल्लुक उनसे मजावरों पे हाथ पड़ता था, उनका ताल्लुक उसका पड़ता था। को बलाल यासीन वगैरह टीपू ट्रकों वाले के अजीज हैं, हाँ रिश्तेदार जी, हैं। रिश्तेदार हैं, तो उनके वो दामाद हैं। बाहर कुछ भी इसने टीपू ने कर करा के ना इन पर एफआईआर दर्ज करवा दी। ठीक हो, ये कुछ 2-2.5 साल 3 साल मुल्क से बाहर रहे, उसी मतलब पी इन्होंने काटी। अब इनका के एक टाइम पे दाव लगा कि एक नूरी नत हुआ करता था, बड़ा मशहूर करैक्टर रहा बदमाशी में। अच्छा, उसका बेटा होता था जफरी जफर नत, उर्फ जफरी। जफरी नत। वो मर्डर हो जाता है, ये इधर लक्ष्मी चौक के पास ना, लाहौर होटल के पास मर्डर हो जाता है। 3-4 लोगों के साथ 5 मर्डर हो जाते हैं।
उनका ताल्लुक था तीफी भट्ट वगैरह के साथ, ठीक है, उनका उधर हाथ पड़ता था। उन्होंने ईवान अदल वाला केस था, ये मलकपर वाले के केस के बाद उन्होंने वो एफआईआर दर्ज करवा दी टीपू के खिलाफ। अब टीपू अपना घर जिसका जो दांव लगता था जो वो दांव करता लगता था। था वो चलता था, वो एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी। मकसद ये होता था कि एफआईआर दर्ज होगी, घरों से बाहर निकलेंगे, अदालतों में जाएंगे, पेशियां आमिर मिर्जा भुगतेंगे, साहब, शामिल आपका कहना तफ्तीश यह है होंगे। कि ईवान अदल में जो हमला टीपू पुआन के ऊपर होता है उसका तीफी भट्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था? नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ईद मिलादुन नबी पे जो मर्डर होते हैं ना। नहीं, पहले हम इधर आ जाते हैं ना ईवान अदल के ऊपर, उसका ताल्लुक तीफी भट्ट के साथ था? वो नामजद थे उसमें, हाँ, अपना वो खालिद चिट्टा इश्तिहारी हुआ करता था, और एक मुबीन भट्ट का भी मेरा ख्याल उसमें नाम आ रहा था, वो भी इश्तिहारी रहा बहुत तगड़ा। तो ये इन लोगों पे एफआईआर दर्ज थी, इसमें मलक एहसान, आबिद बॉक्सर, इनका। जी जी। अब इसमें होता है ये है कि अब जितने भी इस पर टीपू ट्रका वाला पे अटैक हुए हैं ना, इसमें मोस्टली 99% अगर कुछ पुलिस इंटेरोगेशन में साबित हुआ है ना, तो उसमें अकेला तीफी भट्ट मुलजम डिक्लेयर हुआ है। अच्छा। बाकी गोगी भट्ट तीफी भट्ट का कजन है, मासी का बेटा है उसकी, मासी का बेटा। मलक एहसान के साथ उनका बड़ा ताल्लुक रहा है, लेकिन आजकल उनके मामला गड़बड़ है, आपस में उनके मामला ठीक नहीं है। आबिद बॉक्सर के साथ उनके मामला बड़े अच्छे रहे हैं किसी टाइम पे, अब भी कुछ हैं कुछ नहीं है, मतलब कि जिस तरह वक्त बदलता रहा है ना, तो इनके आपस में मामला हालात भी चेंज होते रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अब पुलिस इंटेरोगेशन के मुताबिक 99% जो एफआईआर दर्ज हुई है ना, उसमें अकेला तीफी भट्ट मुलजम डिक्लेयर किया उन्होंने। गोगी भट्ट को भी क्लीन चिट दी है, मलक एहसान को भी क्लीन चिट दी है, आबिद बॉक्सर को भी क्लीन बिल्कुल चिट दी है। कभी इस प्लानिंग में, इस वकूए में इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इवन के अमीर बलाज जो कत्ल हुआ है उसमें गोगी भट्ट को उन्होंने फ्रंट पे रखा हुआ था कि जी गोगी भट्ट, लेकिन पुलिस इंटेरोगेशन में भी, बल्कि इंटेरोगेशन से पहले भी मैंने भी एक आध प्रोग्राम पहले किया था, मैंने उसमें कहा था कि आप मेरे से लिखवा लें, गोगी भट्ट इसमें बेगुनाह साबित होगा, और गोगी भट्ट इस प्लानिंग में शामिल ही नहीं है। किस प्लानिंग में? ये अमीर बलाज के कत्ल के उसमें नहीं, उसमें उन्होंने सफाई मिसल के ऊपर उसको गुनाहगार किया। वो गुनाहगार उन्होंने इसलिए किया हुआ है कि एक इतनी सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट हुई है उसकी, ठीक है, उसको बेगुनाह करके वो पुलिस अपने गले में जो है ना वो फंदा नहीं डालना चाहती। ठीक है। अगर आपके पास एक 302 में कोई मुलजम बेगुनाह आपको पता भी है ना कि ये है, मैं आपको बताता हूँ, टीपू ट्रका वाला जब मर्डर हुआ है ना, बिल्कुल ठीक, एक बहुत नामवर एसपी, मतलब कि पंजाब पुलिस का वन मैन शो हुआ करता था वो, ठीक है। मेरी उससे बात हुई मलक एहसान के मुतालिक, मैंने उसको कहा था कि यार मलक एहसान, ये गोगी भट्ट वगैरह पे जो एफआईआर दर्ज हुई है इसका क्या है, क्या करना है इनका तुम लोगों ने? ये तो कहते हैं कि हम बेगुनाह है, इसमें हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसके अल्फाज ये थे कि यार कुछ 100 बंदों की पंचायत में भी तू मुझे लेके चला जाएगा ना, मैं इन दोनों का कुरान देने के लिए तैयार हूँ कि ये इस कत्ल में बेगुनाह है। अच्छा। और वो हालांकि उसकी सरपरस्ती में तफ्तीश हो रही थी उनकी, उसने कहा मैं हलफ देने को तैयार हूँ कि ये दोनों टीपू के कत्ल में बेगुनाह है। तो मैं कहा फिर लिखते क्यों नहीं हो? कहते लिख मैं नहीं सकता, मेरे पे प्रेशर बड़ा, मैं नहीं लिखूंगा। खौफनाक पुलिस अफसर था, मैंने बताया ना आपको। हाँ, मैं समझ गया। और वन मैन शो था वो, पंजाब पुलिस में, लाहौर पुलिस में भी नहीं, बड़ा काम किया उस पुलिस, बड़ा काम किया। उन्होंने कहा लेकिन मैं लिख नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। तो ये इसमें भी अब गोगी भट्ट अमीर बलाज वाले कत्ल में शामिल नहीं है। टीपू के कत्ल में मैं आपको बताऊं, जब टीपू पे अटैक हुआ ना, एयरपोर्ट की पार्किंग में अटैक हुआ, ये मलक एहसान और गोगी भट्ट अपने घरों में बैठे हुए थे। अच्छा। इन्होंने तो टीवी पर स्लाइड चली है, इन्होंने देखा कि एयरपोर्ट की पार्किंग में पहले स्लाइड चली कि हमला हुआ है, को फायरिंग हुई है। अच्छा। कुछ मिनट बाद जब क्लियर हुआ, पता लगा फायरिंग किस पे हुई है, वो टीपू ट्रका वाला पे। उन्होंने कहा 101 ही हो गया। ये अपने घर से को, मतलब किसी के हाथ में जूती, किसी के हाथ में कपड़ा, ये ऐसे घर से को बच्चों को किसी ने कहीं भेजा है, भाइयों को कहीं भेजा है, खुद कहीं भागे हैं, मतलब कि इस तरह घरों से निकले हैं ये। और पहुंच के जहां भी पहुंचे हो कहते यार रख की करिए, तीफी भट्ट साडे नाल कोई सलाही कर लवे, सानू दस ही देवे, को पता लगे सानू, असीं ते अपना कोई बंदोबस्त कर लीए। वो किसी को पता ही कोई नहीं किसी को। टीपू पहलवान के कत्ल के आपका इतना तजर्बा, आपने रिपोर्ट भी किए हैं ये सारे के सारे वाकयात, और आपने क्राइम सीन भी ये सारे देखे हुए हैं, आप उन रिपोर्टर्स में से जो दरीना तरीन इनकी दुश्मनियों के सारे शाखसाने को जानते हैं। क्या तीफी भट्ट वाकई ही इन कत्लों में इन्वॉल्व है? या सर देखें, अब तक की जो पुलिस इंटेरोगेशन हुई है ना,
उसके मुताबिक जियो फेंसिंग भी उन्होंने करवाई है और इंटेरोगेट भी किया, जो मौके पे पकड़े गए हैं मुलजिम। अब उन्होंने जो कुछ बताना है वो उन्होंने, पुलिस इंटेरोगेशन आपको पता है रिवायती तरीके से करती है। अब वहाँ पे तो मतलब के हाथी भी जो है वो बाहर निकल के गए मैं शेर हूँ, बिल्कुल सही, इस किस्म की वो उनको झूठ सच वहाँ पे रह नहीं जाता उसमें। बिल्कुल ठीक। तो उसकी इंटेरोगेशन के मुताबिक तीफी बट जियो फेंसिंग के मुताबिक भी मौके पर मौजूद था वहाँ पर मौके तो पर मुलजिमों ने भी अपना इस चीज़ का कहा कि जी वो मौके पर मौजूद थे। खुरम ने बकायदा तौर पे बयान दी है, उन्होंने बयान दिया। और एक वो चिट्टा चिट्टा लड़का के पता नहीं क्या नाम था उसका, ये ईटन सीप वाला लड़का जो है इकबाल शाह, उसका बेटा इमरान शाह, वो उसमें नामजद था। एक इमरान गोली था, रामगली का लड़का था, वो था उसमें। फिर एक इंस्पेक्टर अशफाक भट्ट है, इशफाक भट्ट, उसका भाई शहबाज साईं, हाँ जी, वो उसमें नामजद था। वो मोटे से इंस्पेक्टर इशफाक भट्ट, हाँ वो नामजद थे उसमें। तो बहरहाल ये सिलसिला बड़ी देर से चल रहा है। बलाज के ऊपर आ जाते हैं। बलाज का कत्ल होता है यार, मैं सबसे मुनफरद कत्ल इसलिए था कि मौके के ऊपर ही ये देखें कि अमीर बलाज का जो मर्डर हुआ है वो उस दौरान आपको मुल्की हालात का पता क्या थे? मुल्की हालात किस कदर ख़राब थे? बहुत ज़्यादा। ठीक है, हमारे पॉलिटिकल मामलात किस ख़राब थे, लेकिन आपके सोशल मीडिया पे, इवन के इंटरनेशनल लेवल पे इस मर्डर को इतनी हाइप मिली है, इतना सिद्धू मूसेवाले के बाद अगर किसी मर्डर को मिली है तो वो इसको मिली है। और एक कोहराम बरपा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, हैशटैग चल गए। फिर उसके बाद आप ये देखें कुछ अरसे के बाद एकदम खामोशी तारी हो गई है। बिल्कुल ठीक। अब उस खामोशी के पीछे वजह क्या थी? अब वही लोग जो रोज 2-2, 3-3 वीलॉग किया करते थे, कुछ झूठ सच, जिसको जो कहीं से कुछ समझ आ रही है ना, हालांकि किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, वो उसका वीलॉग सुन, उसका सुन के उसने मिक्सर करके यार मैं अपनी हाजिरी डाल दूं इसमें, चलता रहे सारा कुछ, $2 ले लूं। और मैंने देखा मतलब कि डिसइंफॉर्मेशन उसमें बहुत ज्यादा थी किसी तहकीक के बगैर। ठीक है। अब मीनवेल मैं आपको चले एक और इसमें अहम बात बताऊं। जावेद भट्ट के कत्ल से पहले, एहसन शाह के कत्ल से पहले, अमीर बलाज और तीफी भट्ट ग्रुप के दरमियान सुलह की बात चल पड़ी थी। यानी कि ये बलाज के कत्ल के बाद? जी, बलाज के कत्ल के बाद चल पड़ी थी, सुलह की बात चल पड़ी थी। इसमें एक इश्तिहारी है, ये बड़ी अनोखी बात आपने बताई है, ये अभी तक ये किसी ने की नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक बंदा लाहौर शहर का एक इश्तिहारी है, वो आजकल कनाडा में है। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, उसकी बात होती है तीफी भट्ट के साथ। बिल्कुल ठीक। मेरी इंफॉर्मेशन है तीफी भट्ट या बलाज इस चीज को ऑन नहीं करते। बिल्कुल ठीक। वो डिनाई करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। उस इश्तिहारी की दुश्मनी आबिद बख्शर के साथ भी? नहीं, वो नहीं। अच्छा। वो आप अफजाल कुन्नो की बात कर रहे हैं। हाँ। वो नहीं है। अच्छा, ये और है। तो ये जब सुलह की गुफ्तगू चलती है ना, उसकी बात होती है तीफी भट्ट के साथ, उसने सिलसिला चलाया, उसने तीफी भट्ट को पैगाम दिया कि अमीर मुसब बलाज का जो भाई है, मुद्दई है मुकदमे का, भट्ट साहब वो हुण मेरा भरा है छोटा, ठीक है, ते हुण जरा मेहरबानी करना ते कोई स्टेप जेड़ा ना बस मैं तानू बस वो मेरा भरा है छोटा, हुण खत्म कर दियो ते मैं कोशिश करना है, मैं मामला देखना है, मैं ताड़ी सुलह करवा सकना, मैं ताड़ी सुलह करवा देना। उनका किस तरह होएगी सुलह? उनका जी कसास देना पड़ेगा। अच्छा, उनका दसो बोलो। उनका जी 50 करोड़ रुपया। अच्छा, तीफी भट्ट ने उसको अगली बात कोई नहीं की। ठीक है, उन्होंने कहा बलाज की वालदा बयान देगी। अच्छा, जी तुसी पैसे भेजो, मैं ताड़ी वीडियो कॉल ते गल करवा दूंगा बलाज दी वालदा दे नाल। अच्छा, ये इतनी इंफॉर्मेशन मेरे तक है कि ये गुफ्तगू हुई है, लेकिन इसको दोनों पार्टियां जो है ना वो ऑन नहीं करती, वो डिनाई करती हैं। उनकी सिचुएशन ही ऐसी कि वो उनको कर नहीं सकते। ठीक है, अब मैं आपको ये बात करने का मकसद ये था कि जावेद भट्ट जो मर्डर हुआ है, अगर तो बलाज फैमिली का कोई मेंबर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर तो समझें कि कोई तीसरा बंदा जो है जिसकी ये ख्वाहिश है कि ट्रकों का जो अड्डे का जो कारोबार है
वो आपको मैं बताऊं कि वो सोने की चिड़िया अंडे देती है ना, उसकी मानंद कारोबार है अभी भी। मैं आपको बताऊं इतनी अंधी कमाई है उस काम में, इतना अच्छा पैसा उस काम में है। अच्छा। मैं गुड 90s ट्रांसपोर्ट में। मिड 90s से मैं देखता आ रहा हूँ उस कारोबार को। ठीक। माशाल्लाह से उस कारोबार में बड़ी कमाई है। अच्छा, ठीक है। आप कहना चाह रहे हैं कि कोई कुछ तीसरी पार्टी है जो उसके कुछ ऊपर। लोगों का भी ख्याल है, कुछ पुलिस ऑफिसर्स से भी डिस्कशन हुई है, वो भी मतलब के मुख्तलिफ पहलुओं पर सोचते हैं इसके हवाले ठीक। से, देखते हैं कि मामला किस तरफ जा रहे हैं, ये काम जो हुआ है ये किस वजह से हो सकता है। हम्म। उनका कहना ये है कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश रखते हैं कि इस कारोबार में उजारादारी हमारी कायम हो जाए, ये बिल्कुल ठीक। हमारे हाथों में आ जाए। बिल्कुल ठीक। क्योंकि अमीर बलाज के कत्ल के बाद उसकी वालदा ने प्लान किया है कि वो अपने बच्चों को लेके अब्रॉड शिफ्ट हो जाएगी। छोड़ देंगे पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान छोड़ देंगे, वहां बैठ के मैनेज करेंगे, दुश्मनी निभानी है तब भी, बिल्कुल ठीक। कारोबार देखना तब भी, उन्होंने वहां दोनों बैठ सूरतों के में। ठीक। दोनों सूरतों में उन्होंने, ये उसकी वालदा का जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक उन्होंने डिसीजन वहां है। पे जाना। अब ये फैमिली अगर बाहर चली जाती है बिल्कुल ठीक। तो पीछे कारोबार तो किसी ने लुक आफ्टर करना है, कोई ना कोई तो होगा तो जरूर। अब कोई ना कोई ख्वाहिशमंद तो होगा उस चीज का। बिल्कुल सही। अगर अमीर बलाज की फैमिली का कोई मेंबर इस जावेद भट्ट के कत्ल में शामिल नहीं है, सही। तो फिर वो तीसरा बंदा जो है वो वो ख्वाहिशमंद इसमें है। शामिल है, जो ख्वाहिशमंद है इस चीज का। बिल्कुल ठीक। क्योंकि अगर सुलह की गुफ्तगू जब बातचीत चली है, तो सुलह अगर हो गई तो पीछे तो मामला ही खत्म हो गया। में भी हो सकता है कि किसी पार्टी ने, थर्ड पार्टी ने, जो बेनिफिशियरी हो सकता है, बिल्कुल ठीक। उसने ये नहीं, वो स्टेप लिया हो, बेनिफिशियरी बनने की कोशिश कोशिश में। कर रहा है, हाँ। कोशिश ही करे, मतलब कि जिन्होंने उनको हाथों में लिया हुआ है क्योंकि बेशुमार लोग हैं। अमीर बलाज फैमिली तो बेनिफिशियरी जावेद भट्ट के कत्ल की नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऊपर थे अपने बेटे के कत्ल के बाद। बिल्कुल इसी तरह ऐसे ही है। अब जावेद भट्ट का कत्ल के बाद तो ये मामला बिल्कुल, वो जो सुलह वाला मामला तो बिल्कुल वो पसे पुष्ट डल गया, वो तो बिल्कुल ठीक अपना उसका कोई वजूद ही कोई नहीं रहा। बिल्कुल ठीक। अब देखना ही है, देखो एहसन शाह चला गया, अमीर बलाज चला गया, वो एक शूटर था मुजफ्फरी, वो भी चला वो भी गया। चला गया। अब ये जावेद भट्ट का मामला हुआ, ये भी चला ये भी गया। चला जावेद भट्ट एक शरीफ इंसान था, शरीफुल नफ्स इंसान। उसका इस दुश्मनी से कोई ताल्लुक नहीं था, दूर दूर वो कोई कारोबारी बंदा था। हाँ, तीफी भट्ट के कुछ कारोबारी मामला वो जरूर देखता था, या अगर कुछ कानूनी मामला में किसी वकील को मिलना मिलाना है, इस किस्म के वो मामला। रिश्तेदारी में होता है। लेकिन यार ये तो कोई वजह नहीं होती। हाँ, ये कोई और वजह नहीं। ये जो रीत एक डल गई है ना हाँ कि जी। दुश्मनी में कि फैमिली को आपने हिट करना है, खवातीन ये के बहुत ऊपर, खतरनाक ये काम बड़ा है। खतरनाक है। ये इंतहाई घटिया किस्म का जो है घटिया ना अमल है। इकदाम है, घटिया थर्ड अमल है क्लास ये। अमल। और ये मामला आगे बहुत मतलब के तूल पकड़ सकता है। तूल पकड़ सकता है और खराबी की तरफ जा सकता है ये मामला। एक बड़ा अहम सवाल है मेरे दिल में जो मैं आपसे करना चाहता था, क्योंकि आप बगौर इसे देखते हैं इस सारे केस को और अपने ताई इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। मुझे ये बात की समझ नहीं लगी कि अमीर फातेह को नामजद क्यों किया है। चलें कैसर भट्ट लखू डेरिए को तो समझ आती है, वो बड़े सख्त अल्फाज भी बोल रहे थे, वो एक धड़ा भी बने हुए थे। मैं आपकी इसी बात की तरफ आता हूँ। आप देखें जिस दौरान अमीर बलाज के कत्ल का कोहराम बरपा रहा है सोशल मीडिया पे, अमीर मौसम मुदई था, बिल्कुल ठीक। उसका भी कोई बयान शान आता रहा वहाँ पे। बिल्कुल। अमीर फातेह का कहीं कोई तस्करा नहीं था, कहीं कोई तस्करा कोई नहीं। जिक्र नहीं था बिल्कुल उसका। सही। ठीक है। अमीर फातेह तीनों भाइयों में सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा भी है, लाडला भी है। लाडला भी है। ठीक है। अब दुश्मन जो होता है ना, दुश्मन वो ये देखता है कि अगर उसको किसी ने कोई चोट पहुंचाई है ना, उसने जवाब देने के लिए ना देखना होता है कि अब मैं इसकी कौन सी प्यारी अजीज चीज को छेड़ूंगा जिससे इसको तकलीफ ज्यादा होगी, अजियत ज्यादा मिलेगी, जिससे ज्यादा तकलीफ हो। मैं आपको ये, जब मैंने FIR पढ़ी है ना, नाज़रीन इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बड़ा अहम नुक्ता है जो मैंने आमिर मिर्ज़ा साहब के सामने सवाल रखा है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ सवाल कि अमीर फातेह को नामजद क्यों किया। मैं जब FIR पढ़ी ना, उसमें मुझे था कि FIR जो है बलाज के कत्ल का जो मुद्दई है मौसम, उसके खिलाफ दर्ज होगी। लेकिन मैंने अमीर फातेह का नाम जब पढ़ा तो मैं काफ़ी सोच विचार में गया और मैं हैरान भी हुआ कि इस सारे अरसे के दौरान जितना बलाज के कत्ल के बाद इसका तो तस्करा ही बहुत कम रहा है। इसका तस्करा सिर्फ इस बतौर आता था कि ये अमीर बलाज का तीसरा भाई है। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा कोई मतलब बदमाशी के हवाले से जिक्र भी नहीं थे करते लोग इसका। था। तो मकसद कहने का ये है कि अब
जावेद भट्ट के कत्ल के बाद ना मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके बाद अब अगली बारी या इस दुश्मनी की भेंट कौन चढ़ सकता है। बड़ी खतरनाक इशारा है ये। मैं देख रहा हूँ कि ये बड़ा डेंजरस इशारा है। कौन चढ़ सकता है उसके लिए। देखें, आपको वन स्टेप, आप क्राइम रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको सोच भी अपनी जो है ना कोई थोड़ी सी क्रिमिनल रखनी पड़ती है। तो वन स्टेप फॉरवर्ड होके आपको सोचना पड़ता है बिल्कुल उसके सोचना मुताबिक। पड़ता है। तो मेरे ख्याल में जो करीब करीब जो है ना अमीर फाते को आप ले लेना, उसको बहुत मोहतात रहना चाहिए, बहुत मोहतात रहना चाहिए। पेशियों पे पेश होना है उसने, क्योंकि अब अपनी इंटरम करवानी असल है। चीज यही होती है ना इसमें। देखे, अब एफआईआर मुसब पे क्यों नहीं दर्ज हुई? वो भी तो उसका भाई है और मुकदमे का मुद्दई भी है। अगर एफआईआर दर्ज होनी थी 109 में रख सकते थे आप किसी को, 109 में रख सकते 109 में बलाज की वालदा को भी रख सकते थे आप, बिल्कुल रखा जा सकता मौसब को रख सकते थे, उसको मौसब को, कैसर भट्ट बिल्कुल या जो जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको सबको आप रख सकते ईमा थे, की मत में। ठीक है। हाँ, लेकिन मतलब बीइंग अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, क्राइम रिपोर्टर, मैं जो समझता हूँ, जो मेरे जहन में आता है कि उसके ना अमीर फाते जो है ना उसको काफ़ी मोहतात रहना चाहिए इसमें। और क्योंकि अब वो जाहिर बात है, अगर वो इसको केस को फेस करेगा, अगर तो वो पाकिस्तान में ही है, तो जाहिर बात है अब एफआईआर दर्ज हुई है, कुछ ना कुछ प्रेशर तो जाएगा उस पर एफआईआर पे। एक और भी तो चीज़ है ना कि भट्ट बरादरान में ये पहला कत्ल हुआ है इस दुश्मनी की मद में, और वो कत्ल भी बहुत बड़ा कत्ल हुआ है। उन्होंने मासूम इंसान को मारा है इस कत्ल में, जो एक मासूम जिसका इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं। शरीफुल नफ्स इंसान था, शरीफुल नफ्स अपने काम से काम था, किसी प्लानिंग में नहीं था, किसी लेने में नहीं था, और अच्छा इंसान था। ये एक गलत इकदाम हुआ जो, और साथ उसकी हमशीरा देखे उनको गोलियां लगी हैं यार। फैमिली ये 30 साल में हमने कभी ऐसे नहीं देखा यार, कभी किसी दुश्मनी में नहीं देखा वज़ादारी खत्म कर दी फैमिली मेंबर को या खवातीन को हिट किया, और बच्ची बड़ी मुश्किल से बची। जी हाँ, हमजा की बेटी जो है वो बड़ी मुश्किल से बची है उसमें। तो उस रंज गम में ज़्यादा बड़ी ठेस पहुंचाने के लिए फाते को नामजद किया गया अकॉर्डिंग टू योर इंटेलिजेंस अप्रोच। असल में ना नामजद करने की वजूहत कुछ और हो सकती हैं। अब जैसे मैंने आपको सुलह की बात बताई है, सुलह के लिए 50 करोड़ रुपया कसास ना तीफी भट्ट के लिए मैटर करता है, ना ये रकम अमीर बलाच की फैमिली के लिए मैटर करती है। ये तो एक जस्ट पीनट है, हल्का सा। बिल्कुल सही। अगर आज सुलह के लिए आप 5, 7, 10 अरब रुपए की भी डिमांड रखेंगे ना, तो हंस के तीफी भट्ट दे देगा पैसे, आराम से दे। ये पैसे कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। इतना पैसा है इन लोगों, ये मतलब कि पैसों के लिहाज से तगड़े हैं दोनों घराने। बिल्कुल ठीक, बहुत तगड़े हैं पैसों के लिहाज से, कोई इसमें नहीं है। एहसन शाह की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले इन्हीं दो फैमिलियों की जानिब मुख्तसर सा एक जवाब चाहेंगे। मिर्ज़ा साहब, हमें ये बताएं कि बिल्ला ट्रकों वाली की फैमिली भी माला माल है, दौलत से हर दुनिया की ऐशो इशरत उनके पास है। ख्वाजा तरीफ गुलशन के पास भी कोई दुनिया की ऐसी नेमत नहीं है कि जिसका वो चैलेंज कर सकेंगे मेरे पास नहीं है। ऐसे ही सब कुछ है, पैसा बहुत है उन लोगों के पास, और वो कुछ भी कर सकते हैं। इतना पैसा होने के बावजूद, इतना सुकून होने के बावजूद भी ये कहाँ पर जाके इतने ईगोइस्ट हो गए कि इन्होंने एक दूसरे के ख़ानदान को मार मुकाने का ही फैसला कर दिया? कोई इनको समझाने वाला ही नहीं था। असल में ना सम टाइम होता है कि आपको ना गले पड़ा ढोल बजाना पड़ता है आपको। अब स्टार्ट जो है ना इस दुश्मनी का, वो यही समझ ले, कहावत है कि जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। सारा कुछ ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अब इस दुश्मनी का जो स्टार्ट है ना, वो स्टार्ट हुआ गले पड़ा ढोल बजाना पड़ा एक पार्टी को। बिल्कुल ठीक है। दूसरी पार्टी की तरफ से एक चीज थोपी गई है कि यार ये काम जो है ना इस तरह से हुआ है। ठीक है। दूसरी पार्टी ने कहा नहीं, हमारा इसमें कसूर नहीं है, हमारे गले में खाम खां ढोल डाल रहे, उनको बजाना पड़ा। अब ढोल बजाते बजाते अब वो इतना मतलब उसमें। एहसन शाह के हवाले से बता दें 2 लफ्जों में, बस हमारे पास 1 मिनट बाकी बच गया। एहसन शाह के हवाले से बता दें। क्या एहसन शाह के हवाले से आप जानना चाहते हैं? ये पुलिस मुकाबला जेन्युइन है, ये पुलिस मुकाबला तयशुदा था, इसे मारा जाना था? मैं आपको बताऊं, पुलिस मुकाबला अगर जो जेन्युइन होता है ना, वो वकूआ मुंह से बोलता है कि ये जेन्युइन मुकाबला है। मैं तो इसको शुरू से ही फेक एनकाउंटर कहता हूँ, और मैंने ज़िंदगी में अपनी कुछ चंद एक ही जो है वो जेन्युइन पुलिस एनकाउंटर देखे हैं या रिपोर्ट किए हुए हैं।
बाकी सब जो है वो सब फेक ही हुआ करते हैं। भूतप्रीत क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे आमिर मिर्ज़ा, और उन्होंने इस पूरी कहानी का शुरू से लेकर आखिर तक, अंत तक सब कुछ बता दिया। उन्होंने अलमिया भी दे दिया, बता भी दिया कि क्या कुछ आगे हो सकता है। आज उलमा कराम, सियासतदान, बड़े पुलिस एहलकार, पुलिस हकाम खुदा का नाम है बैठें और बैठकर एक इकट्ठ करें, और ख़ास करके ये दरीना दुश्मनी रखने वाले अफराद बैठकर एक इकट्ठ करें और शहर लाहौर को एक बड़ी गैंगवार होने से बचाएं, एक फिर से अमन का गहवारा बनाएं। मेरे ख्याल में ये कत्ल व गारत का सिलसिला अब थमना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।